हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में आप लोगों को आरसीसी कॉलम से संबंधित जो है कुछ परिचय करवाया गया, इंट्रोडक्शन हुआ है। आइए हम लोग इस वीडियो में कॉलम से संबंधित जो है कुछ शब्दावली यानी कुछ टर्म्स जो होते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स जो होते हैं, उसको देखेंगे एक एक करके। चलिए, पहला हमारा पॉइंट्स है अस्तंभ की शब्दावली। अब इसके बाद जो है हम लोग इसमें पहला हमारा टर्म्स है, उसका नाम है एक्चुअल लेंथ, वास्तविक लंबाई इसको बोलेंगे। जैसे जानते हैं जो कॉलम खड़ा किया जाता है तो कॉलम का कुछ हिस्सा जो है यानी कॉलम का जो है छत फर्श से लेकर छत तक जो है आपको स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन उसके बाद भी कॉलम का कुछ हिस्सा जो होता है वह स्लैब में प्रभावी रूप से इंगित होता है या जो है प्रभावी रूप से वहाँ वर्क करता है, कार्य करता है। साथ ही साथ जो है स्लैब का कॉलम कुछ हिस्सा जो होता है वो फर्श के साथ जो है फर्श के अंदर तक जो है मिलकर प्रभावी रूप से कार्य करता है। इस तरह से जो है स्तंभ की कुछ लंबाई हमारी फर्श के अंदर और छत के अंदर जो है बनी रहती है, लेकिन जो लंबाई हम स्तंभ की वह लंबाई जिसको नाप सकें उसको वास्तविक लंबाई कहते हैं, यानी जो स्पष्ट दिखाई दे हमें और जो प्रभावी अंदर हो, जिसका प्रभाव अंदर तक हो, जो लंबाई मिले तो वहां से लेकर फर्श तक की लंबाई जो हमारी होती है वो थोड़ी ज्यादा हो जाती है वास्तविक लंबाई से, तो उसको हम प्रभावी लंबाई कहेंगे। उसकी परिभाषा हम अलग ढंग से देंगे। इस तरह से हमारा एक्चुअल लेंथ बन गई स्तंभ की वह लंबाई जिसको नाप सके, जो हमें स्पष्ट दिखाई दे, वह लंबाई वास्तविक लंबाई कहलाती है। दूसरा पॉइंट हमारा है इफेक्टिव लेंथ, प्रभावी लंबाई इसको बोल सकते हैं। अब आइए प्रभावी लंबाई के बारे में देखा जाए। किसी स्तंभ का सिरा स्थिति के अनुसार उसकी इंड कंडीशन, जैसे आपको बताया जाएगा इंड कंडीशन, आपको एस्ट्रा में बताया गया इंड कंडीशन कि सिरा स्थिति बद्ध है, कि हिंज है, कि फ्री है। इस तरह से कई सिरा स्थिति होती है। उस सिरा स्थिति के अनुसार प्रभावी जो है उन प्रभावी लंबाई उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है जिसके बीच व्याकुंचन की संभावना होती है। यानी आपको कहने का मतलब यहाँ क्या हुआ, जैसे पॉइंट्स हमारा क्या है कि जब जो है एक कॉलम यदि यहाँ खड़ा किया गया हो और इस कॉलम को जो है यदि हम यहाँ बद्ध कर दे या ऊपर भी बद्ध कर दे कॉलम को, और कॉलम के ऊपर से यदि भार लगाया जाए तो भार लगाने पर जो है कॉलम का जो व्याकुंचन होता है वो व्याकुंचन यानी पार्ट्स में विस्थापित होना, तो जहां आबद्ध किया गया वहां से न होकर थोड़ा और नीचे इधर से व्याकुंचित होने की संभावना होती है, और इधर भी जो है थोड़ा ऊपर से जो है सिरा जहां वहां पे नहीं, जहां ऊपर थोड़ा से जो है इस ऊपर से इसकी व्याकुंचन होने की संभावना होती है। इस तरह से जिन दो बिंदुओं के बीच व्याकुंचन होने की संभावना होती है उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ही जो है हम प्रभावी लंबाई कहते हैं, यानी EL EF कहेंगे। इस तरह से हमारी जो है इस कॉलम की लंबाई हम यहाँ से यहाँ तक नाप सकते हैं, यानी कैपिटल हमारा हो जाएगा। लंबाई अधिक नाप सकते हैं, लेकिन प्रभावी लंबाई जो हो रही है हमारी वह कुछ कम हो रही है। यानी कहाँ से कहाँ दूरी हो रही है, यानी जहां से व्याकुंचन, यानी आप कह सकते हैं कि प्रभावी लंबाई कॉलम पर स्थित उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। दो बिंदु है, उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है जिन बिंदुओं के बीच क्या होता है, व्याकुंचन होने की संभावना होती है। और इन जो बिंदु होते हैं ये बिंदु डिपेंड करते हैं कि इसकी इंड कंडीशन कैसी है, वो आपको बताएंगे इंड कंडीशन कैसी होती है। और इस बिंदु को क्या बोलते हैं, नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं। आपको बताया गया एसएम में नति परिवर्तन एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। नति परिवर्तन बिंदु के नाम से इसको जानते हैं। इस तरह से हमारा सिंपल परिभाषा दे सकते हैं कॉलम का प्रभावी लंबाई का कि कॉलम प्रभावी लंबाई उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है जिन बिंदुओं के बीच कॉलम में व्याकुंचन होने की संभावना होती है। तो यह बिंदु जो है सिरा स्थिति के अनुसार ऊपर नीचे कहीं भी स्थित हो सकते हैं। तो आइए इनको जो है हम समझते हैं। हमारा जो है आगे से परिभाषा लिखाई गई है वही, किसी स्तंभ की सिरा स्थिति के अनुसार प्रभावी लंबाई उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है जिनके बीच व्याकुंचन होने की संभावना होती है, जो निम्न प्रकार यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ आपको एक टेबल बना के समझाया गया है। टेबल में देख सकते हैं कि हमारा एक कंडीशन हमारी है कि बोथ इंड फिक्स है। टेबल हमारा यहाँ पे है। पहला इंड कंडीशन है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम एक्चुअल लेंथ है, जो हमारा तीसरा कॉलम जो हमारा इफेक्टिव लेंथ है, और चौथा इसका डायग्राम बनाया गया। तो एक्चुअल लेंथ हम L मान लेते हैं। चलिए देखा जाए। पहला कंडीशन हमारा है कि जब बोथ इंड हिंज हो जाए, यानी जब जो है अब कॉलम का दोनों सिरा जो है, यहाँ हिंज का सिंबल होता है, दोनों सिरा जो है एक कॉलम खींचा गया यहाँ पे है,
इस कॉलम को दोनों सिरा हिंज किया गया। यदि इसके ऊपर से बाहर आएगा तो बाहर आने के बाद जो है यहाँ बैकुंचन जहाँ हिंज किया गया है वहीं से होने की संभावना होती है। जहाँ हिंज किया गया है बैकुंचन वहीं होने की संभावना होती है। इस तरह से नतीजा परिवर्तन बिंदु जो हमारा वहीं होगा, टॉप पे ही होगा, जहाँ हमारा हिंज हुआ वहीं होगा। नतीजा परिवर्तन बिंदु दो मिल जाएंगे N1 N2। इस तरह से जो है इसकी जितनी लंबाई हमारी वास्तविक लंबाई है वही लंबाई दोनों नतीजा परिवर्तन बिंदु के बीच की दूरी होगी। इस तरह से हमारा जो है वास्तविक लंबाई ही हमारी क्या है, प्रभावी लंबाई के बराबर है। प्रभावी लंबाई जो हमारे L, इस प्रभावी लंबाई को आप EL EF से प्रदर्शित करिए तो L EF जो है वह वास्तविक लंबाई के बराबर है ऐसी दशा में। क्लियर। अब चलते हैं। अब दूसरा कंडीशन हमारा यहाँ पे है वन एंड फिक्स्ड एंड सेकंड एंड फ्री, यानी एक सिरा बद्ध है और दूसरा सिरा क्या है, मुक्त है। यानी एक सिरा हमारा जो है बद्ध का सिंबल होता है और दूसरा सिरा कॉलम का जो है उसमें कोई कंडीशन नहीं दिया गया, कोई जो है पॉइंट्स नहीं बनाया गया है, वो फ्री है। इसके ऊपर जो बाहर आएगा, बाहर आने के बाद जो है इसका बैकुंचन इस तरह से हम मानते हैं बद्ध सिरा के बैकुंचन जो है थोड़ा से ऊपर शुरू होगा, यानी जहां बद्ध के वहां से नहीं शुरू होगा, थोड़ा से ऊपर शुरू होगा और ऊपर जो है इसका बैकुंचन फ्री होता है। तो इस तरह से इसकी जो प्रभावी वास्तविक लंबाई है, वास्तविक लंबाई जो हमें स्पष्ट दिखाई दे रही हो कैपिटल L, तो इसकी प्रभावी लंबाई जो है वो कितनी होती है, 2L ली जाती है, 2 ली जाती है, 2L ली जाती है। इसी प्रकार से तीसरा कंडीशन हमारा है वन एंड फिक्स्ड एंड सेकंड एंड हिंज, एंड एक सिरा जो है बद्ध किया गया हो और दूसरा सिरा जो हमारा हिंज किया गया हो। तो ऐसे दशा में जब इसके ऊपर से बाहर आएगा, बाहर आने दशा में जहां हिंज सिरा किया गया है बैकुंचन वहीं से प्रारंभ होगा, लेकिन जो है आपका जहां बद्ध किया गया सिरा वहां से न होकर थोड़ा सा उसका ऊपर से ही होगा, यानी एक N जो है आपका यहाँ मिल जाएगा, एक N जो होगा वो हमारा बद्ध सिरे के थोड़ा से ऊपर मिल जाएगा। इस तरह से इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी जो होगी वो उसकी वास्तविक जो प्रभावी लंबाई है, सॉरी जो वास्तविक लंबाई है वो दिख रही है हमें, लेकिन जो इस N से इस N के बीच दूरी क्या इससे क्या है, कम है। कितनी होती है, प्रभावी लंबाई जो होती है 0.80 L ली जाती है, यानी पूरी वास्तविक लंबाई का 0.80 ली जाती है। ठीक है, लिखा भी 0.80 L ली जाती है। ठीक है। अब इसके बाद एक कंडीशन हमारी और है बोथ एंड फिक्स, दोनों सिरा बद्ध कर दिया गया। जब दोनों सिरा बद्ध कर दिया गया यानी एक सिरा ए बद्ध किया गया, एक सिरा ए बद्ध कर दिया गया और ये हमारी कॉलम है। इसके ऊपर जब बाहर आएगा, बाहर आने से बैकुंचन जो होगा जहां बद्ध वहां से ना होगा, थोड़ा सा नीचे से होगा, यानी यहां से होगा और यहां आके खत्म हो जाएगा। यानी हमारा दोनों तरफ से जो है थोड़ा थोड़ा नीचे और ऊपर जो है बैकुंचन होगा, यानी इसका N1 बिंदु होगा, यानी दोनों जो नतीजा परिवर्तन बिंदु होंगे वह दोनों ओर से जो है थोड़ा से आगे आके होंगे। इस तरह से इसकी वास्तविक लंबाई L है तो प्रभावी लंबाई जो है दोनों ओर से कुछ कमी होगी, प्रभावी लंबाई क्या होगी, काफी कम हो जाएगी। इसकी प्रभावी लंबाई हो रही है तो प्रभावी लंबाई कितनी होती है, प्रभावी लंबाई यहाँ पे 0.65 L होती है, यानी प्रभावी लंबाई जो है पूरी लंबाई का 0.65 L होती है। इस तरह से प्रभावी लंबाई जो है आप कह सकते हैं कि नतीजा परिवर्तन बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। और नतीजा परिवर्तन बिंदु जो है डिपेंड करता है कि वह सिरा स्थिति कैसी है, सिरा स्थिति जैसी होगी उस प्रकार से उसके नतीजा परिवर्तन बिंदु यहाँ पे आप स्थित कर सकते हैं, उसको स्थापित कर सकते हैं। इस तरह से हमारा 2 टर्म्स हो गए। अब चलते आगे। अब आते हैं न्यूनतम पार्श्व माप। टॉपिक पॉइंट्स हमारा तीसरा हेडिंग हमारी है न्यूनतम पार्श्व माप। पार्श्व माप मतलब क्या होता है, कॉलम की साइज। जैसे कॉलम बनाया गया यहाँ पे है, ये हमारा कॉलम खड़ा किया गया इस तरह से, यहाँ पे कॉलम खड़ा किया गया। ठीक है, ठीक है। तो इस कॉलम का जो यह साइज होती है या जो यह साइज होती है, यानी ये तो उसकी हाइट हो गई, ये इसकी ऊंचाई या लंबाई हो गई, लेकिन जो ये साइड के जो पार्श्व की जो मापें होती हैं इसी को पार्श्व माप कहते हैं। तो इस समय जो है पार्श्व माप, जैसे मान लीजिए एक साइज हमारी इस टॉप व्यू देखें, इस टॉप व्यू कैसे दिखाएगा, ये दिखाएगा टॉप व्यू इसका, यानी खंड इसका हो गया। एक साइज हमारी जो है 200 mm की है, एक साइज हमारी जो है 300 mm की है। इस समय यह माप 200, 200 या 300 या 300, इस दशा में जो है न्यूनतम पार्श्व माप कितनी होगी, 200 हो जाएगी। यदि यह सर्कुलर शेप में बनाया गया है तो सर्कुलर शेप में न्यूनतम पार्श्व माप क्या होती है, उसकी व्यास होती है। ठीक है, व्यास जितना डायमीटर होगा वही इसका न्यूनतम पार्श्व माप हो जाएगा। आयताकार शेप में है 200 बाय 300 खंड बनाया गया है, 200 हो गया। यदि स्क्वायर शेप में है,
स्क्वायर से मान लीजिए 250 बाई 250 का बनाया गया है यहाँ पे कॉलम, तो 250 ही इसका दोनों साइड से बराबर 250 इसकी न्यूनतम पार्श्व माप होगी। तो स्तंभ के अनुप्रस्थ काट की चौड़ाई अथवा मोटाई जो भी न्यूनतम होती हो, स्तंभ का न्यूनतम पार्श्व माप कहलाता है। वो सिंपल परिभाषा है। वृत्ताकार स्तंभ के लिए इसका व्यास ही न्यूनतम पार्श्व माप होता है, जैसे बता दिया मैंने। अब चलते हैं न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या का पॉइंट देखते हैं। न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या आपकी क्या होती है? इसे बोलते हैं मिनिमम रेडियस ऑफ जिरेशन, न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या। आइए, जैसे हम जानते हैं यहाँ पे हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्वाघूर्ण I इक्वल टू ए आर स्क्वायर होती यहाँ पे है। यहाँ I जो होती है वो हमारा एक बार एक्स एक्सिस पे होती है और एक बार वाई एक्सिस पे होती है। ठीक है, तो यदि किसी खंड का जो है I एक बार जो है एक्स एक्सिस निकाल लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बार I जो है वाई एक्सिस निकाल लिया, तो इन दोनों में से जो है जिसका जो है वैल्यू कम है, जिस अक्ष पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्वाघूर्ण I का मान क्या है? कम है। तो उस I को मान को जो है यदि रख दे के यहाँ पे हम पक्षांतर करें तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ R इज इक्वल टू हो जाएगा I अपान A का अंडर रूट। और यहाँ I को हम जो है न्यूनतम रखें तो यहाँ पे जो है R जो है वो न्यूनतम प्राप्त होगा। इससे सब कह सकते हैं कि आर्मिन जो होता है वह न्यूनतम जड़त्वाघूर्ण तथा खंड की एरिया के अनुपात के वर्गमूल को हम जो न्यूनतम जड़त्वाघूर्ण न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या कहते हैं। यानी यहाँ पे जो है जड़त्वाघूर्ण I की वैल्यू न्यूनतम रखने पर एरिया से भाग करके उस खंड का वर्गमूल निकालेंगे, जो वैल्यू प्राप्त होगी वही हमारी न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या कहलाएगी। यहाँ आर्मिन क्या है? न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या है। I क्या है? न्यूनतम जड़त्वाघूर्ण है। A क्या है? स्तंभ का परिच्छेद का एरिया है। इस तरह से न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या की परिभाषा आप निकाल सकते हैं। अब आइए तन्यता अनुपात, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। तन्यता अनुपात आ गया आप लोगों को कॉलम में बहुत ज़्यादा जो है योगदान इसका है न्यूमेरिकल हल करने के लिए। देखा जाए इसको बोलते हैं स्लेंडरनेस रेशियो। तन्यता अनुपात क्या? तन्यता अनुपात होता है स्तंभ की प्रभावी लंबाई अभी पिछले पॉइंट देखा गया, प्रभावी लंबाई तथा इसकी न्यूनतम पार्श्व माप के अनुपात को तन्यता अनुपात कहते हैं। न्यूनतम पार्श्व माप भी हमारा हो चुका। जैसे मान लीजिए यहाँ एक कॉलम बनाया हमने, यहाँ एक कॉलम बनाया, ठीक है। इस कॉलम पर जो है ऊपर से भार लगाएगा, भार लगाने के बाद गणना की जाती है। इस कॉलम का जो है प्रभावी लंबाई हमें EF निकाल लिया हमने, ठीक है। प्रभावी लंबाई निकालेंगे कि इसका सिरा कैसा एंड फिक्स है कि आबद्ध है, जैसा भी होगा पॉइंट्स जैसे होगा उससे प्रभावी लंबाई निकालेंगे। और इसकी न्यूनतम पार्श्व निकाल लिया, न्यूनतम पार्श्व माप भी हो गया। तो तन्यता अनुपात कितना होता है? तन्यता अनुपात को हम यहाँ लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू प्रभावी लंबाई तथा न्यूनतम पार्श्व माप के अनुपात को हम तन्यता अनुपात कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से परिभाषा दी गई। स्तंभ की प्रभावी लंबाई तथा इसके न्यूनतम पार्श्व माप के अनुपात को तन्यता अनुपात कहते हैं, स्लेंडरनेस रेशियो कहते हैं। इसे K से भी प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से भी प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ K इज इक्वल टू EF अपान न्यूनतम पार्श्व माप। इसके अलावा तन्यता अनुपात को हम एक परिभाषा और देते हैं। अभी देखा हमने पिछले पॉइंट में हमने निकाला था न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या निकाला था यहाँ पे। तो एक परिभाषा और बनती है K इज इक्वल टू तन्यता अनुपात इज इक्वल टू प्रभावी लंबाई बटे उस स्तंभ की न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या के अनुपात को भी हम तन्यता अनुपात कह सकते हैं। यानी कि हम दोनों पॉइंट से भी इसको परिभाषा दे सकते हैं। और यहाँ पे जो है एक पॉइंट्स और भी है, आपका हेडिंग होता है तन्यता अनुपात की सीमा क्या होती है। तब कहेंगे प्रभावी तन्यता में होता क्या है? तन्यता में होता है किसी स्तंभ का पतलापन, यानी कोई स्तंभ जो है अपने लंबाई के सापेक्ष कितना उसकी अनुप्रस्थ माप है। जैसे एक जो है आपका बांस होता है, बांस का अनुप्रस्थ काट कम होता है, उसकी हाइट का बहुत ज़्यादा होती है। और एक जो है किसी भी वृक्ष का तना हो गया, तना की हाइट ज़्यादा तो होती है, तना की लंबाई ऊंचाई ज़्यादा तो होती है, लेकिन उसकी अनुप्रस्थ काट क्या होती है? थोड़ा ज़्यादा अधिक होती है। तो बांस और एक वृक्ष का जो है तना दोनों में सिमिलरिटी जो है मिल जाएगा कि हाइट भी ज़्यादा है, लेकिन बांस की मोटाई अनुप्रस्थ काट कम है, यानी तनु है। और जो वृक्ष है, वृक्ष का तना जो है ऊंचाई के साथ उसकी मोटाई ज़्यादा है, लेकिन वो तनु नहीं कहलाएगा।
तो यही पॉइंट हमारा है तंतु पतलापन की सीमा, कितना कोई पतलापन हो सकता है। तो पतलापन का जो अनुमान होता है वह उसके अनुप्रस्थ काट के सापेक्ष हाइट के आधार पर ज्ञात की जाती है। तो यही कहा गया है कि किसी तंतु सीमा कितनी होती है, प्रभावी लंबाई न्यूनतम पार्श्व माप का अनुपात 60 से अधिक नहीं होना चाहिए। इसे तंतु सीमा कहते हैं। 60 जो होती है उम्र तंतु सीमा कहलाती है। यानी इससे अधिक, जैसे कोई लंबाई किसी कॉलम की लंबाई हमारा और उसका अनुप्रस्थ माप का अनुपात ग्रेटर देन 60 से अधिक है, मतलब क्या है, उसकी लंबाई इसके अनुप्रस्थ काट के सापेक्ष बहुत ज़्यादा है। यानी आपका 60 वैल्यू, यानी जब एलईएफ बढ़ेगा, यानी जो अंश बढ़ेगा, ए घटेगा तो ए बढ़ेगा। इस तरह से जो है कर सकते हैं कि यदि एलईएफ ज़्यादा है और ये कम है तो तनु होगा। तो तनु का जो अनुपात जो है इसका आपका तंतु अनुपात जो है 60 ज़्यादा होता है। हमारा ऐसे स्तंभ को अपने निर्माण कार्य में हम प्रयोग नहीं करते हैं। तो एक तंतु सीमा हमारा एक पॉइंट हो गया, 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आइए कुछ आगे पॉइंट देखते हैं। चलिए कुछ पॉइंट्स हमारा और है। हमारा है कवर, आवरण। जैसे जानते हैं हम लोग कि हर आरसीसी कार्य में इस्पात को कंक्रीट से पर्याप्त कवर किया जाता है, ढका जाता है, ताकि जो है वातावरण की जो भी नमी वगैरह होती है, और साथ ही साथ जो है आपका विकास लंबाई बढ़ाने के लिए, बॉन्डिंग स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम कंक्रीट इस्पात में जो है आरसीसी संरचनाओं के इस्पात पर जो है कंक्रीट द्वारा पर्याप्त कवर होना चाहिए। तो इसी कवर के बारे में यहाँ कुछ पॉइंट्स दिया गया है। आइए देखा जाए। पहला पॉइंट दिया गया है आवरण के लिए न्यूनतम कंक्रीट आवरण, यानी कॉलम में न्यूनतम कंक्रीट आवरण 40 mm, याद रखिएगा आप लोग, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। 40 mm का कवर अथवा मुख्य छड़ का व्यास जो भी अधिक हो होना चाहिए। तो मुख्य छड़, जैसे मान लीजिए 20 mm छड़ का प्रयोग किया आपने है, तो 20 mm छड़ और 40 mm अधिक कौन हुआ, 40 mm। तो 40 mm कवर हमें अति आवश्यक है, देना चाहिए। लेकिन जो है यदि अनुप्रस्थ काट का माप बहुत ही कम है, यानी छोटे अनुप्रस्थ काट वाले स्तंभों में जिसकी साइज जो है 2 mm से कम है, यदि उसमें इतना कवर देंगे आप लोग तो ज़्यादा कवर हो जाएगा, तो कंक्रीट कहाँ पड़ेगी और इस्पात कहाँ प्रयोग किया जाएगा। इसलिए न्यूनतम जो है छोटे अनुप्रस्थ काट वाले खंडों में जो है जिसका माप 200 है में जो है उनके मुख्य इस्पात व्यास 12 mm तक प्रयोग की गई हो। अनुप्रस्थ काट जो छोटा आपका 200 mm तक है, उनमें जो है 12 mm तक इस्पात का व्यास का प्रयोग किया गया हो, तो उसमें कवर जो है हम 25 mm रख सकते हैं। ठीक है। तो लेकिन हमें जो है 40 mm पर्याप्त जो जनरली रखा जाता है, याद रखना है। लेकिन यदि छोटा माप का जो आपका यदि अनुप्रस्थ खंड का यदि कॉलम बनाया गया है तो उसमें हम 25 mm के माप का भी जो है कवर रख सकते हैं। यहाँ कवर कैसे, कितना, कहाँ पे होता है, इसको आप पॉइंट्स देख लीजिए आप लोग। सपोज कर लीजिए कि आपका एक कॉलम बनाया गया है, एक कॉलम खड़ा, यहाँ इसको देखते हैं। यहाँ आपका जो है मान लीजिए कि ये आपका कॉलम का एक जो है कंक्रीट का सिरा हो गया, कंक्रीट का किनारा हो गया, क्लियर। और इसमें जो है हमारा इस्पात का प्रयोग, एक लंबिका छड़ यहाँ खड़ी किया गया है, एक लंबिका छड़, उनकी आपको सेक्शनल एलिवेशन में लंबिका छड़ ऐसे दिखाई देगा, यानी 2 लंबिका छड़ यहाँ प्रयोग किया गया है। ठीक है। तो इस तरह से जो है जो कंक्रीट का सिरा से लेके आपका लंबिका छड़ के सिरे को जो बीच की दूरी होगी, यही दूरी जो हमारी कवर कहलाएगी। ठीक है। जो दूरी होगी यानी इस सिरे से लेकर, कंक्रीट सिरे से लेकर कॉलम सिरे के बीच की दूरी होगी, गैपिंग होगी, यही कवर कहलाएगी। अभी देखा जाए तो यदि इसको जो है चारों तरफ से हम लोग यहाँ पे जगह जगह जो है लेटरल टाइज, इसको आप जो है पार्श्व प्रवण कहते हैं, पार्श्व प्रवण प्रयोग कर देंगे तो आप देखेंगे ध्यान से, तो आपको मिलेगा कि यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं, आपको यहाँ पे जो है क्या हो रहा है कि कंक्रीट का जो है सिरा से लेकर, कंक्रीट का किनारा से लेकर जो पार्श्व प्रबलन है, पार्श्व प्रबलन किनारे की जो बीच की दूरी हो रही है वो थोड़ी सी कम हो जा रही है। देखिए यहाँ पे, यहाँ कम हो जा रही है। लेकिन यहाँ कंक्रीट सिरा से लेकर जो लंबिका छड़ है उस सिरे की जो बीच की दूरी है वो अधिक है। तो जनरली जो लंबिका छड़, जो कंक्रीट सिरा होता है, लंबिका छड़ के बीच की दूरी होती है, उन्हीं दूरी के अंतराल को ही हम कवर कहेंगे। ये कवर कितना होगा, 40 mm होगा। अब कभी जो है कंक्रीट के सिरे से लेकर जो हमारा पार्श्व प्रवण दिया गया उसके किनारे तक दूरी को जो है हम नहीं लेंगे आवरण, उसको आवरण नहीं कहा जाता है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे रियल आवरण हमारा जो है, वास्तविक आवरण हमारा ए है। ठीक
ठीक है, न कि इसको बोलेंगे, क्योंकि अब जब स्पायरल यानी जो आप पार्श्व प्रबलन लगाएंगे तो उसकी जो कंक्रीट के सिरे किनारे से उस दूरी तो घट जाती है, तो इसको हम कवर नहीं कहेंगे। क्लियर हुआ, हम कवर इसको बोलेंगे। क्लियर, तो इस तरह से ध्यान रखना हमें है। चलें आगे। तो हमारा जो है कवर के बारे में परिचय हो गया। अब आते हैं अगला पॉइंट, अनपस काट का प्रभावी एरिया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉलम जो हमारा यहाँ स्क्वायर शेप में भी हो सकता है, सर्कुलर शेप में हो सकता है। तो इस आधार पे जो है हम लोग खंड का अनपस क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, क्योंकि आगे हमें जब इसका सामर्थ्य करना होगा तो हम जानते ही हैं सामर्थ्य इक्वल टू बल इक्वल टू प्रतिबल गुणे क्षेत्रफल। तो हमें क्षेत्रफल की आवश्यकता पड़ती है। क्षेत्रफल कैसे गणना करनी है उसी ऊपर बताया गया है यहाँ पे। जब स्वतंत्र पार्श्व प्रबलन की प्रयोग किया गया हो, आगे आपको बताएंगे कि जो एक तो हम जो है कॉलम में लंबिका छोड़ प्रयोग करते हैं। लंबिका छोड़ जो हमारा वर्टिकल प्रयोग किया जाती है, और उसके चारों तरफ से बांधने के लिए यहाँ पे पार्श्व प्रबलन की व्यवस्था की जाती है। अब पार्श्व प्रबलन जो है दो प्रकार से व्यवस्था की जाती है, उसको हम समझ लेते हैं। पार्श्व प्रबलन जो है दो प्रकार से व्यवस्था की जाती है। देखिए, ये हमारा कॉलम है, हमारा कॉलम बनाया गया है, और इसकी जो है अंदर यहाँ लंबिका छोड़ खड़ी की गई है। ये मान लीजिए, यहाँ लंबिका छोड़ खड़ी की गई है। तो इस जो है लंबिका छोड़ को जो है वर्टिकल रखने के बाद अब हमें इसको चारों तरफ से बांधना है। तो इसके लिए दो तरीका होता है। एक तो होता है कि हम जगह जगह जो है यहाँ पे इसको बोलते हैं पार्श्व प्रबलन, एक उचित अंतराल पर, वो अंतराल के बारे में आगे बताया जाएगा अभिकल्पन के चरण में। उचित अंतराल पे स्वतंत्र रूप से, इसको बोलते हैं स्वतंत्र छल्ले, स्वतंत्र रूप से जो है एक उचित अंतराल पे जो है हम पार्श्व प्रबलन लगा देते हैं। एक तरीका होता है, तो इसको बोलते हैं स्वतंत्र रूप से जो है पार्श्व प्रबलन दिया गया है। एक तरीका होता है कि अच्छा, ये तो हो गया यदि चौकोर कॉलम होगा। यदि हमारा कॉलम कैसा है, चौकोर है, स्क्वायर शेप में हो, जो है आपका सर्कुलर जो है स्क्वायर शेप में आपका हो, या आपका जो है आयताकार शेप में हो, सभी जो है दिशा में हम लोग इसके अंदर स्वतंत्र छल्ले जो है स्वतंत्र टाई के रूप में जगह जगह उचित पिच पे लगा देंगे। एक हमारा होगा, यदि हम यहाँ पे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि यहाँ पे हम लोग सर्कुलर कॉलम बनाए, यदि यहाँ पे हम लोग सर्कुलर कॉलम बनाए हुए हैं, सर्कुलर कॉलम में क्या हुआ कि हमें अगर से बताया गया था सर्कुलर कॉलम में कम से कम 6 छड़ें होनी चाहिए। 6 से ऊपर चलेगा, लेकिन कम से कम 6 छड़ें होनी चाहिए। और स्क्वायर कॉलम जो है, यदि कोना वाला कॉलम है, जैसे आपका आयताकार हुआ, स्क्वायर कॉलम हुआ, उसमें प्रत्येक कोने पे एक छड़ जरूर होनी चाहिए। 4 होनी चाहिए, उससे अधिक हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता है। और कॉलम कितनी, 6 छड़े। यहाँ इस तरह से हमने छड़े खड़ी दिया। यहाँ पे लंबिका छड़े जो है यहाँ पे 6 या 6 से अधिक जो भी करना है आप यहाँ कर सकते हैं, और लगा दिया। ये लगाने के बाद अब क्या करेंगे, अब इनको बांधना है परस्पर। एक होगा कि हम जगह जगह जो है इनके चारों तरफ से जो है स्वतंत्र रूप से जगह जगह जो है हम लोग यहाँ पे लेटरल टाइज यानी पार्श्व प्रबलन की व्यवस्था कर दें। तो इसको भी जैसे यहाँ पे चौकोर लगाया गया, यहाँ गोलाकार लगाया गया, वृत्ताकार लगाया गया, लेकिन इसको भी उचित अंतराल पर लगाया गया, इसको भी उचित अंतराल लगाया गया, यानी स्वतंत्र छल्ले लगाए गए हैं। इसमें एक व्यवस्था और हो सकती है। इसमें व्यवस्था और क्या हो सकती है कि हम इसके ऊपर जो है, इसके चारों तरफ से जो है एक रस्सी की भांति हम यहाँ पे पार्श्व प्रबलन दे सकते हैं। रस्सी की भांति पार्श्व प्रबलन यहाँ पे दे सकते हैं। यानी हम स्क्वायर में तो एक ही व्यवस्था करेंगे, स्वतंत्र रूप से लगाएंगे, लेकिन राउंडेड जो है कॉलम में हम दो प्रकार से व्यवस्थाएं कर सकते हैं। एक तो स्वतंत्र रूप से जगह जगह उचित अंतराल पे, और एक जो है स्पाइरल रूप में हम रस्सी की भांति इसमें लपेट सकते हैं। तो इसी के ऊपर हमारा पॉइंट्स है। पॉइंट्स हमारा क्या है कि जब जो है हम लोग यहाँ पे अनपस काट में जो है, या आपका एक यहाँ स्क्वायर कॉलम और एक यहाँ पे सर्कुलर कॉलम, दो कॉलम बनाया गया है। आप देख लीजिए, जब दो हेडिंग पढ़ेंगे, जब स्वतंत्र पार्श्व प्रबलन का प्रयोग किया गया हो, यानी कि उचित अंतराल पर लगाया गया हो, तो उस समय जो है चाहे आपका स्क्वायर शेप हो, चाहे आपका जो है सर्कुलर शेप हो, उसमें उसकी जो है यदि स्क्वायर शेप होगा तो उसकी लंबाई
और उसकी बाहरी चौड़ाई, यानी बाहरी लंबाई बाहरी चौड़ाई का जो गुणनफल होगा वही हमारी ए गुणे बी, ए गुणे जो बी होगा वही हमारा जो है कुल प्रभावी क्षेत्रफल कहलाएगा। यदि सर्कुलर शेप में होता है तो कुल व्यास, जितना व्यास उसका कुल है, यदि सर्कुलर शेप में होता है उसके अंदर कॉलम बनेगा ना, उसके अंदर लंबाई का पड़ेगी ना आपका, तो कुल जो व्यास है इस यानी आउटर जो व्यास है उस आउटर व्यास का पूरी एरिया π/4 d स्क्वायर, पूरी एरिया ही हमारी जो है क्या कहलाएगी, उसकी प्रभावी एरिया कहलाएगी। कब? जब जो है आपका स्वतंत्र रूप से छल्लों का प्रयोग किया गया हो। लेकिन जब जो है स्पाइरल, इसको जब जो है एक सर्कुलर कॉलम में स्पाइरल रस्सी की भांति जो है आपका पार्श्व प्रवण की व्यवस्था की गई हो, तो ऐसी दशा में जो है यहाँ पे आपको कुछ गणना करके क्षेत्रफल, प्रभावी क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। उसके लिए जो है हम कोर का क्षेत्रफल, कोर का व्यास निकाल के, अब कोर का क्या व्यास कैसे निकालते हैं उसके बारे में समझाएंगे। तो कोर के व्यास के आधार पे यदि कोर के व्यास यहाँ डी की हो तो यहाँ पे सर्कुलर शेप की जो एरिया होगी, प्रभावी जो एरिया होगी π/4 डी का स्क्वायर, यानी जब जो है आपका स्पाइरल लगाया गया हो, रस्सी की भांति लपेटा गया हो पार्श्व प्रवलन, तो वहाँ पे हम कोर के व्यास का ज्ञात करके उस कोर के व्यास के आधार पे π/4 डी का स्क्वायर करके निकालेंगे एरिया। अब जब जो है स्वतंत्र रूप से छल्ले जो है प्रयोग किए गए हों तो π/4 डी यानी कंप्लीट जो एरिया होगी, तो पूरा जो व्यास होगा पूरा व्यास के हिसाब से ज्ञात किया जाएगा, डी के हिसाब से ज्ञात किया जाएगा। अब हमारा एक पॉइंट और, एक डी के क्या होता है, डी के बारे में जानना हमें है। आइए पहले समझ लीजिए डी के क्या है। डी के जो है, जैसे आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ ड्राइंग बनाई गई है, एक हमारा सर्कुलर कॉलम है, ठीक है। सर्कुलर कॉलम की जो कॉलम की जो कुल एरिया है, आउटर एरिया है, वो डी है। एक का प्रयोग करेंगे जब इसमें आपका स्वतंत्र जो है स्वतंत्र छोरों का प्रयोग या स्वतंत्र जो है पार्श्व प्रवण का प्रयोग किया गया हो, तो π/4 डी स्क्वायर कर लेंगे। लेकिन जब स्पाइरल लगाया गया हो तो स्पाइरल दशा में जो है यहाँ डी तुम्हारा है ही है, यहाँ डी के जो होता है स्पाइरल में, जो स्पाइरल की जो छड़ें लपेटी जाती हैं उस छड़ की बाहरी किनारा से लेकर बाहरी किनारे की जो बीच की दूरी होती है उसी को हम डीके कहते हैं। क्या देखा आप लोगों ने, डीके क्या होता है, जब हम लंबिका, यहाँ पे लंबिका छड़ प्रयोग की गई है, यहाँ पे लंबिका छड़ प्रयोग की गई है, लंबिका छड़ के ऊपर आपका स्पाइरल बार जो है, स्पाइरल जो टाइज या बांधा गया है, तो स्पाइरल टाइज की जो किनारा होता है उस किनारे से इस किनारे के जो बीच की जो डायमीटर दूरी होगी उसी को हम डीके कहेंगे। अब डीके कैसे निकालते हैं, आइए गणना से देखा जाए। डीके के लिए जो है यहाँ पे कुछ आप सुन लीजिए। सबसे पहले आप समझिए पॉइंट्स कि ये हमारा एक, मान लीजिए कि ये हमारा सर्कुलर कॉलम है, क्लियर। इस सर्कुलर कॉलम का एक कुल व्यास है, ये हमारा जो है कुल व्यास है, हमारा डी जो है कुल व्यास हो गया। इसके बाद जो है इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो लंबिका छड़ होगा, लंबिका छड़ किसी आवरण पर जो है लंबिका छड़ प्रयोग किए, इस समय जो है आपको बताएगा, तो लंबिका छड़ से जो है किनारा की दूरी, लंबिका छड़ से कंक्रीट किनारे की दूरी क्या बोलते हैं, कवर बोलते हैं। समझा था पिछले पॉइंट में आप लोगों को, कवर बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है लंबिका छड़, इसको देखा जाए तो एक सर्कुलर स्थिति में इसको रखा जाएगा, तो इस सर्कुलर स्थिति से लेकर जो है आपकी जो कंक्रीट किनारा होगा उसकी दूरी क्या कहलाएगी, कवर कहलाएगी, ठीक है। लेकिन बताया गया आप लोगों को कि जो डीके होता है, कोर के व्यास होता है, कि जब इसके ऊपर आप एक रस्सी की भांति छड़ लपेटेंगे, इसको बोलते हैं स्पाइरल बार, तो उसकी कुछ मोटाई होगी, छड़ की कुछ क्या होगी, मोटाई होगी। तो मोटाई क्या होगी उसकी, थोड़ा से ज़्यादा, यदि कुछ भी मोटाई होगी, तो अब यहाँ एक पॉइंट बहुत बारीकी आप देख सकते हैं, मोटाई ज़्यादा होने से यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब जो है कबर, आपका जो कबर यहाँ पे है, कबर थोड़ा से ऊपर चला जा रहा है, अब जो है कबर क्या घट जा रहा है, यहाँ पे। तो अब डीके क्या होता है, जिसे बताएगा, डीके जो हमारी है, जो स्पाइरल बार की इस किनारे से लेकर इस किनारे की दूरी को क्या बोलेंगे, डीके बोलेंगे। अब डीके फाइंड कैसे करेंगे, आइए डीके फाइंड करने के लिए यहाँ पे देखिए, डीके इज इक्वल टू पूरा डी यानी पूरा व्यास, पूरे व्यास में से इधर से कवर निकाल लीजिए,
इधर से कबर निकाले, क्योंकि कबर क्या है, कबर जो हमारा छड़ से छड़ के बीच की दूरी, छड़ के इस किनारे से जो छड़ की लंबे का छड़ के बीच दूरी है और इस किनारे से लंबे का छड़ के बीच की दूरी है। तो D-2 कवर, यानी कि दोनों तरफ से एक एक कवर निकालेंगे। ये निकल गया, जो इधर से कवर निकल गया। और उसमें जो है, चूंकि फिर देखा गया कि हमारा जो है, जब हमने यहाँ पे स्पाइरल बार लपेटा तो इधर थोड़ी मोटाई बढ़ गई, इधर थोड़ी मोटाई बढ़ गई। जो मोटाई बढ़ी है वो जो होगी स्पाइरल बार की व्यास के बराबर होगी। उसमें जो है +2 डायमीटर ऑफ स्पाइरल बार, जो स्पाइरल बार है उसका 2 डायमीटर, यानी 1 डायमीटर इधर से 1 डायमीटर इधर से जोड़ दीजिए। एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल मान लीजिए आप लोग कि यहाँ पे एक कॉलम है, इस कॉलम का डायमीटर जो है मान लीजिए है 400, D = कितना है 400 मान लीजिए, ठीक है। और उसमें जो है 40 mm का मैंने कवर दिया हुआ है। इसमें जो है 6 mm का, यहाँ 6 mm फाई का हमने इस स्पाइरल बार का प्रयोग किया गया है। स्पाइरल बार जो हमारा है वो 6 mm फाई का प्रयोग किया गया है। तो अब हम डी कैसे निकालेंगे? डी निकालने के लिए डी कितना हमारा है पूरा 400 में से 2 कवर, यानी 40-40-80 2 कवर निकाल लिया, इतना हो गया। इसमें 2 डायमीटर ऑफ स्पाइरल बार, तो 2 गुणे डायमीटर कितना 6 mm का है। तो आप निकाल लेंगे इसको, तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, तो 400 mm से यहाँ 80 mm निकाल लीजिए।